बेटा कुछ बच्चे ओल्ड जनरल बैच के एक क्लास के लिए आपकी क्लास में जुड़ेंगे हरियाणा जीके के लिए। ये इधर बेटा जगह है, लड़कियां इधर आ जाओ सारी, लड़के भी एडजस्ट कर लो। एक क्लास की बात है हरियाणा जीके के लिए बस। लड़कियां इस तरफ आ जाओ फटाफट से, पीछे बहुत जगह है, वहां बैठ जाओ। संदीप ने मैप निकाला हुआ है इस पे पीपीटी में। लड़कों को भी सीट पूरी नहीं मिली। लड़कियों इस तरफ चले जाओ, पीछे जगह है, वहां पीछे। भाई जो बैठाए जा सकते हैं उनको एडजस्ट कर लो, एक दो को, जितने बच्चे हो सकते हैं। लड़कियां उधर चले जाओ बेटा, उधर जगह है। कुछ लड़कों को जगह नहीं मिल पाई। हमारे पास कुछ स्टूल्स होंगे बाहर, बैठने के लिए स्टूल हैं तो इनको लाके दे देना। चलो बेटा, आज पहला दिन है, थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे एडजस्ट कर जाओगे। अब बिल्कुल शांत होके सामने बोर्ड पे देखो बेटा। जिनको जगह मिल गई है शांति से बैठ जाओ। जो खड़े हुए हैं इनके स्टूल वो लेके आ रहे हैं, थोड़ी देर में अरेंज कर देंगे। आज से हमें एक नया टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करना था। एक सब्जेक्ट है पूरा जिसका नाम है हरियाणा जीके, हरियाणा की जनरल नॉलेज। ये सिर्फ हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, यूपी, बिहार, राजस्थान के पेपरों में ये नहीं आना। बेटा देखो, अपने आप महसूस कर लो क्लास में भीड़ ज़्यादा है, मुझे बार बार किसी को ना टोकना पड़े, ठीक है? सामने बोर्ड पे देखते रहो। हरियाणा जीके कभी भी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, ना कोई हमारा सब्जेक्ट, पर क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट पेपर लेने लग गई, 2015 से ये नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ। उससे पहले इसके बारे में किसी को अता पता ही नहीं था। हरियाणा कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं है, छोटा सा राज्य है। और अगर छोटे राज्यों की बात करूं तो हमसे छोटे सिर्फ 8 राज्य हैं। टोटल आपके देश में राज्य हैं 28, यानी आपका नंबर होगा 20वां। अगर राज्यों की बात करूं, आपसे सब बड़े हैं सिवाय 8 के, तो वो 8 याद कर लेने चाहिए जो हमसे छोटे हैं, जिनका एरिया हमसे कम है। पहली बात है, हमारा खुद का एरिया कितना है हरियाणा का? 44,212 वर्ग किलोमीटर। ये आपका हरियाणा का एरिया है। 44,212 स्क्वायर किलोमीटर। इस इतने बड़े एरिया में हरियाणा बहुत बहुत समृद्ध है। मत लिखो बेटा, सब किताब में, सिर्फ सुन लो। पहला काम रखो समझने का और सुनने का। धीरे धीरे करके सब लोग आते जाएंगे, एडजस्ट होते जाएंगे। तुम्हारा सारा ध्यान हो पढ़ाई पे। ये बात दोबारा नहीं बताऊंगी, टाइम कम है, सिलेबस ज्यादा, इसलिए ध्यान से सुनना। तो हरियाणा का एरिया कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। अगर पेपर में स्क्वायर किलोमीटर नहीं आता तो फिर आंसर होगा 1,70,70 वर्ग मील, माइल्स जिसको आप कह देते हैं। तो या तो 44,212 वर्ग किलोमीटर में मिलेगा या मील में मिलेगा। माइल आपको पता है ना, 1 मील में किलोमीटर ज्यादा होते हैं। तो आंसर कितना होगा? 1,70,70। ये बहुत ज्यादा बढ़िया एरिया है जहां खूब मिट्टी से धान, गेहूं, बाजरा कुछ भी पैदा कर सकते हैं। तो हरियाणा में इसलिए बसावट भी ज्यादा है। हरियाणा नेचुरली डिवाइडेड है यूपी और पंजाब के साथ। हमने कोई बाउंड्री लाइन नहीं बनाई, जैसे इंडिया को पाकिस्तान के साथ LOC बनानी पड़ी, चाइना के साथ LAC बनानी पड़ी।
ऐसे हमें यूपी और पंजाब के साथ लाइन नहीं बनानी पड़ी, क्योंकि हमें नेचुरली बांट दिया दो नदियों ने। एक नदी ने आपको यूपी से अलग कर दिया और एक नदी ने आपको पंजाब से अलग कर दिया। पंजाब से अलग करने वाली नदी है आपकी घग्गर। और एक पुराना जमाना था जब इसी को लोग सरस्वती कहते थे। आज की घग्गर ही प्राचीन समय की क्या रही है? सरस्वती। और वैदिक काल में सरस्वती को सबसे ज्यादा पूजनीय माना जाता था, कि इसकी पूजा की जाती थी। आज भी जब हम ज्ञान की बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं, तो उसको हमने सरस्वती के रूप में अपने मन में एक धारण कर रखा है, जिसको पिक्चर का रूप मिला था कि भाई सरस्वती ऐसी। अब तुम्हारे दिमाग में सरस्वती कहते ही एक व्हाइट साड़ी में वीणा बजाते हुए एक देवी की एक इमेज अपने दिमाग में बन गई। ये इमेज बनी थी गुप्तों के टाइम में, जब गुप्त काल के राजा थे, जिसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, बड़े बड़े राजा थे। तो ये जो नदी है घग्गर, आज की घग्गर ही पुराने टाइम की सरस्वती थी। ये जो नदी देख पा रहे हो, ये सबसे फेमस नदी है यमुना। ये आपके और यूपी के बीच में एक बाउंड्री बनाती है, बॉर्डर बनाती है। और अगर कभी आप हरियाणा से यूपी की तरफ गए हैं तो आपने देखा होगा बिल्कुल बॉर्डर पे उसके आगे फिर बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से यूपी की सीमा प्रारंभ हो गई, उसके इस तरफ लिखते हैं हरियाणा की सीमा समाप्त। तो ये जो आपकी नदी है, कौन सी नदी है ये? यमुना। कई लोग कहते हैं कि ये यमदूत थे ना, यमराज, उनकी बहन है, इसीलिए इसका नाम पड़ा यमुना। कई लोग कहते हैं कि सूर्य की पुत्री है, तो कई नामों से इसका नाम पड़ा। यम की बहन होने के कारण इसका नाम यमुना है, और ये सूरज की पुत्री, इसको नदी को बहुत पवित्र माना गया। और ये हरियाणा में सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, क्योंकि इसका नदी का पानी तो जब देखो जब सूखा ही रहता है। ये तो कभी भूले बिसरे बारिश के मौसम में चलती है, ये लगभग साल भर बहती है। इस पे पहले आपका इतना हक था कि इसका टोटल पानी का 70% हिस्सा हरियाणा इस्तेमाल करता था। पर फिर दिल्ली के लोग थोड़े जागरूक हुए और इन लोगों ने कहा कि भाई हमारे यहाँ कोई और नदी तो है नहीं, तो इस नदी पर हमारा भी हक है। दिल्ली और हरियाणा के बीच में एक समझौता हुआ, जिसके तहत आपका हक थोड़ा सा घट गया। और आज की डेट में 47% यमुना के पानी को हरियाणा इस्तेमाल करता है, और बाकी दिल्ली और यूपी के, क्योंकि इनकी भी तो नदी है ना, ये यूपी की भी मेन नदियों में आती है, पर यूपी के पास क्योंकि गंगा भी है तो इसलिए वो इसके लिए लड़ता झगड़ता ज्यादा नहीं है। यमुना का पानी आपके पूरे हरियाणा में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है, क्योंकि यमुना जैसे ही एंटर करती है यमुना नगर से, आपने इसको वहीं से पानी को मोड़ दिया। एक मोड़ पानी को देके आप अपने हरियाणा की तरफ ले आए, और यहाँ से आपने पूरा एक जाल बिछा रखा है पूरे प्रदेश में आगे तक। जैसे आप कहते हैं पश्चिमी यमुना नहर, यमुना नहर के दो हिस्से बना रखे हैं ना आपने, एक अच्छा, कल से इनको मतलब ओल्ड जनरल ऊपर और न्यू जनरल नीचे पूरे दिन के लिए। सिर्फ मेरी फिर तो भगदड़ मचेगी, फिर तो पूरे दिन के लिए लग जाएगा। चलो सर से बात कर लेंगे, ठीक है। कल बेटा इसको क्लासरूम्स को बदल देते हैं, क्योंकि न्यू जनरल में बच्चे जो हैं इस हरियाणा जीके में ज़्यादा होंगे। नीचे वाला कमरा बड़ा है बजाय इसके, वहाँ सब आराम से बैठ पाएंगे। तो कल पहली क्लास आपकी नीचे ही रहेगी, बाकी पूरे दिन के लिए बदलेंगे तो बता देंगे। अब देखो बोर्ड पर, ये कौन सी नदी थी इंपॉर्टेंट? यमुना, जिसका डिवीजन कर दिया। कौन सी नहर बना दी? पश्चिमी। हाँ, इस यमुना नदी से ना दो नहर निकाली, इसका पानी रोक दिया, रोकने में बैराज बना दिया वहां पर, और पानी जो सीधा चल रहा था उसके आगे रुकावट करके और उसके 3 हिस्से बना दिए। यहाँ मान लो रुकावट कर दी पानी की, एक हिस्सा पानी का इस तरफ मोड़ दिया, एक हिस्सा पानी का इस तरफ, और कुछ हिस्सा सामने जा रहा है। तो 3 हिस्सों में डिवीजन हो गया यमुना नदी के पानी का। इस तरफ वाला तो यूपी चला गया, इस तरफ वाला हमारा हरियाणा, और ये आगे कहाँ जाएगा? दिल्ली में। तो पानी पे सबका हक होता है, पानी किसी एक की बपौती नहीं होती, इसलिए इसका डिवीजन कर दिया। हमारा पूरा हरियाणा आज समृद्ध है, हम खूब खेती करते हैं, धान जगह जगह लगा सकते हैं। पूरे हरियाणा में बासमती का बहुत बड़ा एक कारण है कि बासमती, आवाज़ बस चेंज मत करो ज़्यादा, अब ये गूंजने लग गई। अच्छा, बाहर तक नहीं जा बेटा, तुम अपने स्टूल उठा के यहाँ आ जाते ना। किस पे बैठे हो तुम? बड़े बेंच पे? अच्छा चलो आज एडजस्ट कर लो बेटा, फिर ये गूंजेगी, ये भी दुखी करेगी। तो देखो क्या हुआ, हरियाणा में जो पानी आया किस नदी का, वो कितना % पानी हमें मिला? पहले 70% पानी हम इस्तेमाल करते थे। ये जो नहर देख रहे हो ना, पश्चिमी यमुना नहर, इसी को कह देते हैं वेस्टर्न यमुना कैनाल।
तो पश्चिमी यमुना नहर का इंग्लिश में नाम है वेस्टर्न यमुना कैनाल। पेपर में WYC लिख देंगे तो तुम चकराओ ना, इसलिए बता दिया। हरियाणा की ये दो नदियां हमें दो राज्यों से अलग करती हैं। इसके अलावा हरियाणा की एक नेचुरल बाउंड्री है पहाड़। हरियाणा की इस पट्टी में ऊपर की तरफ पहाड़ियां हैं और नीचे की तरफ भी पहाड़ियां हैं। नीचे की पहाड़ियां ज्यादा एरिया कवर करती हैं। टोटल हमारी जमीन का 3.09%, टोटल जितना हरियाणा है उसके 3% में पहाड़ियां हैं। और ये दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियां हैं जिनको कहा जाता है अरावली की पहाड़ियां। ये आपके गुड़गांव में, फरीदाबाद में, महेंद्रगढ़ में, मेवात, जो साउथ की बेल्ट है ना, दक्षिणी हरियाणा, इसको कवर करती हैं। और जो ऊपर की तरफ पहाड़ियां देख रहे हो ये आपकी नई पहाड़ियां हैं जिनको कहते हैं शिवालिक रेंज। 1.69%, तो 2% से भी कम एरिया, 1.5% मान लेते हैं, 1.5% एरिया कवर करता है शिवालिक, हिमालय जिसको आप कहते हैं, हिमालय का तीसरा रीजन। और वर्ल्ड के सबसे पुराने पहाड़ आपके 3.09% एरिया को कवर करते हैं। तो हरियाणा ऊपर और नीचे से और दोनों साइड से नेचुरली अलग करता है। एक बाउंड्री है, नेचर ने बनाई, आपने कुछ नहीं किया। इनके बीच में बसे हुए एरिया को ही आप हरियाणा कहते हैं। तो अगर दिमाग में इमेज बन जाएगी तो समझना आसान होगा। दो नेचुरल बाउंड्री पानी की हैं और दो पहाड़ों की। पानी किस किस के बीच में है? हरियाणा और पंजाब। पहाड़ियां किस किस के बीच में? हरियाणा और राजस्थान। आपकी जो ये दक्षिण की तरफ है ना पूरी लाइन, ध्यान से देखो, यहां से राजस्थान टच करता है आपको और फिर यहां तक पूरा राजस्थान। सबसे बड़ी बाउंड्री हमारी राजस्थान के साथ है 1262 किलोमीटर, यानी 1262 किलोमीटर की लाइन। ये पूरी की पूरी लाइन आपकी बाउंड्री है, आपको ये अलग करती है राजस्थान से। हमारी वैसे बाउंड्री टच है 5 राज्यों से, लेकिन सबसे लंबी बाउंड्री हम किसके साथ टच करते हैं? राजस्थान। कितनी है ये? 1262। ये बदलती नहीं है, तो ये तो 10 साल पहले भी इतनी थी, आज भी इतनी है। राजस्थान के साथ हमारी सीमा सबसे ज्यादा लगती है। इसके बाद 5 राज्य जिनसे हमारी सीमा टच होती है। इस तरफ कौन सा है? ये पंजाब, इस तरफ पूरा यूपी। ऊपर 2 राज्य हैं, एक हिमाचल प्रदेश और एक उत्तराखंड। उत्तराखंड की सीमा अगर आप चेक करोगे गूगल पर तो वो दिखाते नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड की सीमा सिर्फ 11 किलोमीटर की आपकी पहाड़ियां टच होती हैं, इसलिए बहुत सारे इसमें किताबों में लिखा भी नहीं है। पर अगर एक्चुअली इसको देखें तो ये 5 राज्य टच करते हैं। हिमाचल प्रदेश तो है ही मेन आपके साथ टच, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और इस तरफ 3 बड़े राज्यों में यूपी, पंजाब और राजस्थान। सबसे लंबी बाउंड्री किसके साथ है? हाँ, यूपी पंजाब के साथ आपके हरियाणा के 7 जिले टच करते हैं। देखो ध्यान से, हमारे 7 जिले टच करते हैं, यहां से यहां तक राजस्थान को, उनके भी 7 जिले। हमारे यूपी को जो टच करते हैं वो भी 7 जिले हैं, और हमारे जो पंजाब को टच करते हैं वो भी 7 जिले हैं। कुल जिले कितने हैं हमारे? 22। कई जिले ऐसे हैं आपके यहाँ पढ़ेंगे जब, जैसे कोई ऐसा जिला जरूर मिलेगा आपको जब पढ़ाऊंगी मैं, जो इन दोनों को टच करेगा, राजस्थान को भी और यूपी को भी। ऐसे ही कोई जिला मिलेगा जो राजस्थान को भी टच करेगा और पंजाब। इसलिए टोटल वैसे मत निकालना 7-7-7 करके, इतना याद रखना तीनों बड़े बड़ों के साथ हमारे 7 जिले टच हैं। पंजाब के साथ भी 7 हैं, यूपी के साथ भी और राजस्थान। लेकिन सीमा लंबी पूछ लेंगे तो आपकी सबसे छोटी सीमा लगती है उत्तराखंड, महज कितने किलोमीटर? उसके बाद हिमाचल से आपके 3 जिले टच हैं, तो उत्तराखंड के साथ 1, हिमाचल के साथ 3, यूपी के साथ हमारे 7, पंजाब के साथ भी 7, राजस्थान के साथ। इंडिया के जैसे वर्ल्ड के कहें तो वर्ल्ड के सबसे पुराने पहाड़ भी हरियाणा में और वर्ल्ड के सबसे नए पहाड़ भी, लेकिन इनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, एवरेज हाइट तो बहुत ही कम है। सबसे ऊंची एक पहाड़ी है इस शिवालिक में जिसका नाम है करोह। मान लो एक ऊंची चोटी है, इस चोटी का नाम है करोह। ये सबसे ऊंची बताते हैं कि इससे ऊंची हरियाणा में कोई चोटी है ही नहीं। ये किसका पार्ट है? शिवालिक का। ऐसे ही इनमें एक ऊंची चोटी है जिसका नाम है ढोसी। क्या नाम है इसका?
हाँ, एक हिल है, ये पहाड़ियाँ सारी की सारी हैं अरावली। ढोसी एक पहाड़ी का नाम है। तो ये नेचुरल चीज़ें हैं जो हरियाणा को घेरे हुए हैं। आपके दिमाग में एक इमेज रहेगी तो चीज़ों को समझना आसान होगा। हरियाणा कैसे बना, क्यों बना, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। हम सब जानते हैं हरियाणा मैच नहीं करता ध्यान से देखने पर। जैसे ना तो पंजाब के साथ भाषा मैच करता, ना यूपी के साथ। हरियाणा अपने आप में एक आइडेंटिटी है, लेकिन हरियाणा को आप दिल्ली के साथ भी मैच नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ इतनी खड़ी बोली जो हम बोलते हैं ना, वो नहीं बोलते। हरियाणा की अपनी आइडेंटिटी है, लेकिन हरियाणा कभी अकेला रहा ही नहीं, क्योंकि ये छोटा एरिया था, हमेशा कभी ना कभी किसी के साथ इसको चिपका के रखा। बहुत लंबे टाइम तक हरियाणा किसके साथ था? यूपी। हाँ, जिसे हम कहते थे, अब तो उत्तर प्रदेश है, तब यूनाइटेड प्रोविंस था, इकट्ठे बहुत बड़ा इलाका, यूनाइटेड प्रोविंस। पूरा गंगा यमुना का दोआब का इलाका था ये। तब हरियाणा यूपी के साथ था, जब औरंगजेब और इन सब के ज़माने की बात है। 1857 में जब हम लोगों ने क्रांति की, हरियाणा से ये क्रांति स्टार्ट होनी थी, अंबाला से। लेकिन फिर पहले अंग्रेजों को पता चल गया कि भैया ये अंबाला में क्रांति करेंगे, उन्होंने पहले ही एक्टिव होके हमारी क्रांति होने नहीं दी। वो क्रांति हरियाणा की बजाय फिर कहाँ से स्टार्ट हुई? यूपी के मेरठ में ना 300 सैनिकों की टुकड़ी दिल्ली कूच कर गई थी। तो सोचो, हरियाणा और यूपी दोनों क्रांति को शुरू करने में सबसे आगे थे। ये बात अंग्रेजों ने फील कर ली और उन्होंने कहा एक बार जब हम इनको कंट्रोल में कर देंगे ना, तो इन दोनों को बांट देंगे, हरियाणा को यूपी से अलग करेंगे। और जैसे ही क्रांति खत्म हुई, हरियाणा को यूपी से निकाल के पंजाब के साथ जोड़ दिया गया, जबकि हरियाणा और पंजाब की बोली भाषा बिल्कुल अलग थी। ठीक है, खान पान का दोनों का एक तरह का स्ट्रक्चर है, लेकिन हमारा पहनावा और बातचीत और बोली कहीं से भी मैच नहीं करती थी। हरियाणा ने तब कुछ कहा जब यूपी के साथ था, न पंजाब के साथ था तब कुछ कहा। लेकिन फिर धीरे 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 चीज़ें काम करती हैं और लोगों का दिमाग बदलता है कि हम भी अलग हो सकते हैं। बहुत बाद में जब देश में आज़ादी की लड़ाई चलने उस पे आ गई थी, बिल्कुल पीक पर, 1925 में, सोचो गांधी की एंट्री हो चुकी है। एक आदमी थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन, नाम था मोहम्मद हुसैन, पीरजादा नाम के आगे जुड़ जाता था, तो पीरजादा मोहम्मद हुसैन, इनके नाम से तुम्हें समझ में आ गया होगा ये मुस्लिम हैं। मुस्लिम लीग की बैठक हुई थी, ऑल इंडिया, पूरे इंडिया के मुस्लिम लीग के मेंबर्स आए थे नई दिल्ली में। दिल्ली में इनकी बैठक हुई और मुस्लिम लीग की पूरी दिल्ली में जो बैठक हुई, इसमें डिसीजन लिया गया, इसमें कहा गया कि भाई हरियाणा को पंजाब से अलग कर देना चाहिए। तो ये बात वहाँ एक बार जैसे दिमाग में एक आइडिया आ गया कि हरियाणा को किससे अलग कर देना चाहिए? पंजाब। लेकिन तब को इतना फालतू नहीं था कि इसके लिए काम करता। ये बात हाँ दिमाग में बैठ गई कि हाँ ठीक कह रहे हैं, हरियाणा अलग होना चाहिए। 1932 में पानीपत में एक जन्मे थे देश के बड़े लीडर थे, जिनका नाम था गुप्ता, देशबंधु गुप्ता। देशबंधु गुप्ता जी ने ये बात कही कि भाई भारत, ये हरियाणा जो है, देशबंधु गुप्त लिख देते हैं, कहीं कहीं गुप्ता लिखा मिलेगा, कहीं कहीं गुप्त। पानीपत के थे ये, नेशनल लेवल के बड़े लीडर थे। इन्होंने ये बात उठाई कि हाँ भाई दिल्ली से अलग कर दो हरियाणा को। लेकिन अगर आप इस टाइम पे देखो इंडिया में, तो इन दोनों टाइम पर देश की ताकत जो थी वो गांधी के हाथ में थी, और गांधी का ध्यान हरियाणा पंजाब के ऊपर नहीं था, गांधी का ध्यान था पूरे इंडिया के ऊपर। तो इन्होंने कहा ये घर के तुम्हारे बाद के कलेश निपटा लेना, पहले इंडिया की आज़ादी की कोशिश कर लो। और ये वो दौर था जब RTC, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी कहाँ जाया करते थे? लंदन। तो देश के अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तुम फालतू की प्रॉब्लम हरियाणा को अलग कर दो, क्या करोगे? इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, हरियाणा ने भी कुछ नहीं कहा, ना ही हमें ज़रूरत लगी, ये बात आई गई हो गई। फिर देश की आज़ादी और ये सब चीज़ें मैटर करती थी, तो ठीक है हमने भी इसमें योगदान दिया। जब जब ज़रूरत पड़ी, हरियाणा ने कभी एक क्वेश्चन मार्क नहीं किया कि मुझे अलग होना है। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, कब? 1947, फिर पंजाब का बंटवारा हुआ। एक पंजाब गया पाकिस्तान के पास, एक पंजाब बचा हमारे पास। अब जब पंजाब का बंटवारा हुआ तो भाग दौड़, मार काट, आवाजाही बहुत ज़्यादा हुई होगी, क्योंकि वहाँ के लोग इस पंजाब में, यहाँ के लोग वहाँ, ऐसे तो जाते आते ही हैं ना। उस टाइम पर फिर ये डिमांड धीरे धीरे दोबारा से उठने लगी, और 1948 में ये डिमांड बड़े लेवल पे उठी कि हरियाणा एक अलग से राज्य होना चाहिए।
1948 में। मास्टर तारा सिंह जी थे एक, उन्होंने एक अखबार निकालते थे वो अजीत नाम का, पंजाब से। उस अखबार को बहुत पढ़ते थे लोग पंजाब की बेल्ट में। वहाँ उन्होंने लिखा कि हरियाणा अलग होना चाहिए, पंजाब अलग, हमारी सोच समझ सब कुछ अलग अलग है। लेकिन इस टाइम के बाद फिर ये सोचा यार पहले देश को स्टेबल कर लो, देश अभी अभी आज़ाद हुआ है, बहुत काम है हमें। तो एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी को कहा गया कि आप देखिए क्या करना है क्या नहीं करना। तो सच्चर नाम के हमारे यहाँ पे, पंजाब थे तब हम, सीएम बने। पहले बने थे गोपी चंद्र भार्गव, फिर दूसरे बने भीमसेन सच्चर। तो सच्चर जब बने ना 1949 में, उन्होंने विचार दिया, कमेटी का नाम रखा गया सच्चर समिति, सच्चर कमेटी। इन्होंने क्या कहा कि हरियाणा में ना, ये पूरे पंजाब में हरियाणा अलग है, लेकिन अलग करने की जरूरत नहीं है, इसको एक डिवीजन बना देते हैं। तो उन्होंने पूरे पंजाब के 2 हिस्से करने की सलाह दी। ऊपर वाला पूरे का पूरा क्या बोलता था, कौन सी भाषा, पंजाबी, और हम बोलते थे हरियाणवी। हरियाणवी को कौन सी लैंग्वेज माना जाता है, हिंदी। हरियाणवी तो बोली है ना, भाषा क्या है हमारी, हिंदी। तो हमें नाम दिया गया तुम हिंदी भाषी क्षेत्र हो। ये जो नदी बह रही थी ना घग्गर, इसके नीचे वाले हिंदी भाषी और ऊपर वाले क्या हैं, पंजाबी। तो ठीक है, पंजाबी लोग पंजाब में रहे, लॉजिक है। हरियाणवी लोग पंजाब में रहे, ये क्या लॉजिक है। पर कोई बात नहीं, किसने कही थी ये बात, लोगों को पसंद नहीं आई और लोगों ने कहा भाई ठीक, हमें सच्चर की बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, सच्चर सीएम है, हट जाएगा, नहीं आ जाएगा। इस टाइम पर फिर महात्मा गांधी का मर्डर हो गया था 1948 में। पटेल पूरे देश को एक बना रहे थे। तो पटेल स्ट्रिक्ट आदमी थे, उन्होंने कहा ये फालतू के अभी लफड़ेबाजी मत करो, पहले अपने देश को एक बना लूं, ये तुम अलग हो रहे हो बात की बातें हैं। 1950 तक हमने ज़्यादा कोई स्टेप नहीं लिया, क्योंकि पटेल ने स्ट्रिक्टली कहा था कि भारत एक बनेगा, और भारत में ये लड़ाई झगड़े फिलहाल मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा। तो हमने भी सोचा चलो यार देश पहले, हम बाद में, हम सब इकट्ठे रह लेते हैं। 1953 में एक बहुत पढ़े लिखे और काबिल आदमी जिनका नाम था फजल अली, फजल अली, इनके अंडर एक आयोग, एक कमीशन बना बहुत बड़ा। नेहरू ने उनको बुलाया, दिल्ली में वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे थे, 3 आदमी बुलाए गए। उन तीनों को कहा पूरे देश में घूमो, 2 साल 4 साल जितना टाइम चाहिए घूमो, और फिर हमें लिख के दो कि इंडिया में किस तरह से राज्य बनने चाहिए। एक बात क्लियर हो गई थी कि इंडिया में राज्य बनने चाहिए भाषाई आधार पर, लैंग्वेज के बेसिस पर, लिंग्विस्टिक बेसिस पर। अगर लैंग्वेज के बेस की बात करें तो ठीक है, पंजाबी लोग कहाँ रहेंगे, पंजाब। भाई हम तो हिंदी भाषी है ना, हमें फिर हिंदी भाषी को आप पंजाब कैसे कह सकते हो। तो ये घूमने आए इनके कहने पर 1953 में फजल अली। हमने इनका बहुत बढ़िया चाय पानी किया। हमें उम्मीद थी कि अपनी रिपोर्ट में लिख देंगे कि पंजाब से अलग कर दो हरियाणा को। ये पता नहीं होता ना रिपोर्ट क्या बना रहे हैं वो। यहाँ से ये बढ़िया खा पी के हमने पूरा तरह से संतुष्ट करके भेज दिए। ये घूमे थे रोहतक वोतक सब जगह, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में हमारे लिए लिख दिया कि इनको कोई ज़रूरत नहीं अलग होने की, पंजाब में ही फिट बैठते हैं। ये लिख के ये चले गए। हमें क्या पता था क्या लिख गए। 1956 में जब ये रिपोर्ट खुली, इसके बेसिस पे कहा गया इंडिया में 14 स्टेट्स बनेंगे। तब हमने ढूंढा कि 14 स्टेट्स में हमारा भी कहीं नाम है, तो देखा हमारा कहीं नाम ही नहीं था। इसका मतलब हम किसका पार्ट बना दिए गए, पंजाब। तो वो तो हम ऑलरेडी थे, पंजाब का ही पार्ट हमें छोड़ दिया। तो वो जो चाय पानी हमने इनका किया था वो हमें लगा वेस्ट गया, इन्होंने हमारे लिए कुछ लिखा ना लिखा। इस टाइम तक फिर ये हो गया था क्लियर कि भैया बिना लड़े हिस्सा मिलेगा नहीं। अगर आप इकट्ठा रहना चाहो ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम अलग हो तो फिर थोड़ा सा आपको आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। यहाँ पे अब पंजाब के लोगों में भी ये खलबली सी मच गई कि भाई हरियाणा को हमसे अलग करो, हमें अपना अलग से सूबा चाहिए। 1956 में जब स्टेट्स बने तब फिर कई बड़े बड़े लीडर्स ना इस फील्ड में आ गए, जैसे कैरो सिंह और ये सब आपको पढ़ाऊंगी मैं आगे डिटेल में जिस दिन बात करेंगे। आज सिर्फ एक इमेज बना रहे हैं। तो कई लोग जो थे ना वो इसके एंटी हो गए कि भाई पंजाब हरियाणा एक साथ चलेंगे नहीं। एक बहुत बड़े थे संत फतेह सिंह जी, उनके पीछे बहुत बहुत बड़ा क्राउड था। उन्होंने कहा मैं आमरण अनशन करूंगा अगर हमारा, तुमने ये अलग नहीं किया पंजाब हरियाणा से। वो पंजाब की लड़ाई लड़ रहे थे। उस टाइम पर 1965 आ गया था। सोचो 56 से 65 आ गया, 9 साल और बीत गए थे। 65 में हमारी और पाकिस्तान की लड़ाई छिड़ गई। तो सबने कहा यार तुम अपने घर में कलेश कर रहे हो, वहाँ तुम्हें पाकिस्तान के साथ लड़ना है, पहले पाकिस्तान से लड़ लो, अपने घर के कलेश को बाद में देख लेना। तो संत फतेह सिंह जी ने जो वो आमरण अनशन का एक व्रत लिया था ना, वो वापस ले लिया कि ठीक है भाई पहले मेरा देश है, बाद में हम आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, जो होगा देख लेंगे। इस तरीके से आपके ऊपर बहुत बार कोशिश हुई कि हरियाणा अलग हो जाए पंजाब, लेकिन हो नहीं पाया।
फाइनली एक बात दिल्ली बैठे लोगों की समझ में आ गई कि अगर ये बार बार कलेश कर रहे हैं ना तो ये इकट्ठे लंबे टिकेंगे नहीं, ये अलग तो होंगे आज नहीं कल, और कल को हो सकता है मारकाट मचा दें। इससे बढ़िया इनको समय रहते अलग कर देना चाहिए, क्योंकि अब निभनी बंद हो गई थी हमारी आपस में। 1966 आते आते दिल्ली में, इनफैक्ट 65 में ही, सरदार हुकुम सिंह ये बड़ी पोस्ट पर थे। सरदार हुकुम सिंह ये दिल्ली में लोकसभा के अध्यक्ष थे, स्पीकर थे। इन्होंने, जैसे लोकसभा तो मेन होती है ना, डिसीजन मेकर, इन्होंने कहा भाई देखो अब हरियाणा पंजाब इकट्ठे निभने नहीं है, खींचने को हम और 5-7 साल खींच देंगे, लेकिन अब मारकाट मचेगी। उससे बढ़िया अब टाइम आ गया, स्टेट वैसे भी बन ही रहे थे, आपके कितने स्टेट बन चुके थे? 14, अब और बन चुके थे। ये 14 तो आपके 1956 में बने ना। 1916 में इनमें से, बंबई में से गुजरात ने कहा भाई मेरा हिस्सा अलग करो, मैं अपना अलग से काम करूंगा। 15वां स्टेट बन गया था, कौन सा? गुजरात। तो एक बार अगर ट्रैक चलने लगे ना, फिर सब कहते हैं भाई हमें भी अलग होना है। 1963 में नागालैंड अलग हो गया, नॉर्थ ईस्ट का नागालैंड, ये 16वां। तो एक तरह से रास्ता बन गया था, हम भी अलग हो सकते थे, क्योंकि हमारा खान पान, हमारी बातचीत, हमारी बोली, हर चीज़ अलग थी। तो अब हरियाणा लाइन में था, और लड़के झगड़ के अलग होने से बढ़िया तमीज़ से, तहजीब से अलग हो जाओ। तो हमारी बात इन्होंने उठाई लोकसभा में। इन्होंने कहा भाई अब अगला नंबर हरियाणा का है, और 3 साल अभी हुए ही थे हमें, तो ये बात सबको ठीक लगी दिल्ली में बैठ के। इन्होंने कहा भाई बनवा लें हरियाणा, तो सबने कहा हाँ जी बनवा लो, एक तरीके से बनवाना जो मारकाट ना मचे। 1965 में जब ये युद्ध और लड़ाई झगड़े आपके पाकिस्तान से चल रहे थे, जीतने तो हम ही थे पाकिस्तान के युद्ध में, इस टाइम पर एक कमेटी बनाई गई जिसमें 3 पढ़े लिखे आदमी कोर्ट से लिए गए जो रिटायर्ड थे। इनमें आपने अगर नाम सुना हो, एक आदमी था M फिलिप, एक आदमी था S दत्त, और एक आदमी था JC शाह। सबसे इंपॉर्टेंट नाम, इनके नाम पे हमारे कमीशन का नाम रखा शाह कमीशन। तीनों पढ़े लिखे रिटायर्ड कोर्ट से आए हुए आदमी हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ रखा है, जिनको पता है स्टेट किस बेसिस पे बनने चाहिए। JC शाह हेड हैं, इनके पास 2 ही आदमी हैं। ये तीनों हरियाणा आए, पंजाब आए, और सिर्फ हरियाणा के बारे में लिखना है इनको, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये आए थे अप्रैल 1966 में, और इन्होंने मई 1966 में अपनी रिपोर्ट बना दी। 1 महीने कुछ दिन इनको लगा था बस, उसमें इन्होंने रिपोर्ट तैयार करके और चले गए वापस। ये राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे दी। राष्ट्रपति को जब रिपोर्ट मिली तब तक सेशन खत्म हो गया। आपको पता है ना 3 सेशन होते हैं BMW, B मतलब बजट, M मतलब मॉनसून, और उसके बाद विंटर। मॉनसून सेशन में हमारी रिपोर्ट दिल्ली में रखी गई लोकसभा राज्यसभा के सामने, तब तक आ गया सितंबर, अगस्त सितंबर तक चल जाती ना चीजें ये। अब सितंबर में रिपोर्ट रखी गई, इस पर डिस्कशन हुआ, सबने हामी भर ली, ठीक है भाई अगर नहीं इकट्ठे रह पा रहे और रोज के कलेश हो रहे हैं तो इससे बढ़िया अलग हो जाओ। और इस तरीके से सितंबर में दिल्ली की लोकसभा ने पास कर दिया कि ठीक है हरियाणा को कौन से नंबर का राज्य बनवा दो, 17वां। और इस तरीके से हरियाणा दिल्ली में लिखत पढ़त में पास हो गया। वहां से सितंबर में निकला, फिर आते आते सारा प्रोसेस करते करते नवंबर आ गया। कौन सा नवंबर? 1 नवंबर 1966। और जब ये रिपोर्ट बन रही थी ना, 3 लोग जब रिपोर्ट लिख रहे थे, तो इनको पहले से पता था कि ये दोनों अलग होने के बाद भी मरेंगे अगर हमने एक एरिया पे काम नहीं किया। वो एरिया था चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ की टक्कर थी दुनिया के खूबसूरत शहरों से, और हर राज्य चाहता है कि भैया मेरी राजधानी बहुत खूबसूरत हो, जो मेरी आइडेंटिटी दुनिया में जानी जाए। तो चंडीगढ़ उस टाइम पे पूरे का पूरा किसके अंदर था? पंजाब। आज भी चंडीगढ़ कहाँ है? पंजाब में, लोकेशन इसकी पंजाब में है। लेकिन चंडीगढ़ को हरियाणा भी मांगेगा, ये बात पहले से पता थी कि हरियाणा इतनी आसानी से, ये थोड़ी ना कि भाई चंडीगढ़ पंजाब का है फिर हरियाणा को दोबारा सारा काम करना पड़ेगा। बनी बनाई राजधानी फ्री की मिल जाए तो हर किसी को आधा काम कम हो जाता है ना, एक सारा काम खुद करना पड़े। किसी भी स्टेट की सबसे खूबसूरत जगह जो घूमने लायक होती है, क्या होती है? वो राजधानी। पैसा लगता है हर चीज बनाने में, फ्री का कुछ नहीं बनता। यहाँ बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। तो हरियाणा पंजाब लड़ेंगे, ये बात पहले से सब जानते थे। किसके ऊपर? फाइल में पहले से लिख दिया, जिस दिन हरियाणा बने उसी दिन चंडीगढ़ को यूटी बना देना।
इसको किसी का हिस्सा मत छोड़ना, ये भारत का हिस्सा है। अब ना पंजाब लड़ सकता कि चंडीगढ़ मेरा, ना हरियाणा, दोनों में से किसी का नहीं है। क्या है ये अपने आप में? यूटी। हाँ, दोनों को कह रखा है दोनों राजधानी बना लो, अपने हेडक्वार्टर बनाओ, आराम से रहो, पर लड़ना नहीं है, क्योंकि तुम में से किसी की प्रॉपर्टी नहीं है ये। फिर कहा चंडीगढ़ का काम कैसे चलेगा, क्योंकि यूटी बना दिया तो कोई तो होगा हेड यहाँ, काम कैसे चलेगा, इसकी पुलिस है, इसका टैक्स है, सारा है। तो कहा जो पंजाब का हेड होगा वो ऑटोमेटिकली चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर होगा, मतलब इसका प्रशासक होगा, इसका काम संभालेगा। कहाँ का हेड? पंजाब के कंधों पे जिम्मेदारी डाल दी कि जो पंजाब का हेड है वो किसका सारा काम भी करेगा, चंडीगढ़। लेकिन चंडीगढ़ उसका नहीं है। चंडीगढ़ क्या है अपने आप में? यूटी है। स्थित कहाँ है चंडीगढ़? पंजाब में। सारा कामकाज भी इसका जो हेड है वो पंजाब को देखता है, जो वो इसी को देखता है। लेकिन कहें किसका है तो किसी का नहीं है, क्योंकि ये भारत का यूनियन टेरिटरी। तो पूछेंगे चंडीगढ़ यूटी कब बना? 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा राज्य बना। कौन से नंबर का? 17वां। तभी फिर ये बन गया। तो आप 17वें राज्य है, पहले 14 राज्य थे। 15वें नंबर पर सबसे पहले गुजरात अलग हुआ बंबई से, फिर 1960 में, फिर 1966 में 63 में नागालैंड, और फिर 1966 में हरियाणा। यूटी क्या बना? चंडीगढ़। तो इस तरह की एक नॉर्मल सी पिक्चर तुम्हारे दिमाग में बननी चाहिए कि हम 4 नेचुरल चीजों से घिरे हुए हैं। कौन सी 2 नदियां? अगर ऊपर की तरफ बनाएं तो कौन सी है ये? और अगर पूर्व की तरफ बनाएं, ये 2 नेचुरल बाउंड्री किस किस के बीच हैं? हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, यूपी। कितने राज्य तुम्हारे टच करते हैं पंजाब को? और हरियाणा के कितने राज्य उसको? यूपी को। और कितने राजस्थान को? लेकिन बाउंड्री लंबी कितनी बताई? 1262। यहाँ कौन सी वो नेचुरल पहाड़ियां हैं? और यहाँ कौन सी ज्यादा हैं? कितनी बताई? 3.09। और वो कितनी बताई? आपका एरिया कितना है? 44,212। और अगर माइल्स में आ गया 170 माइल। आपका नंबर क्या है? रैंक क्या एरिया में? आप 20वें नंबर पर हैं। आप बने कौन से नंबर पर थे? 7वें। और वैसे एरिया में आप 20वें। अब 19 कौन से हैं तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, अपने से छोटों को याद कर लो, क्योंकि वो 8 ही हैं। बाकी हम सबसे, उनके बाद सबसे छोटे हम हैं। तो आपसे छोटे राज्य कौन कौन से? बहुत आसान है, बोर्ड पे देखते रहो। हमसे छोटा है केरल, हमसे छोटा है गोवा। ये दक्षिण भारत के हो गए ना दोनों। तो दक्षिण में आपसे छोटे 2 कौन हैं? केरल और गोवा। आसानी से याद हो जाएंगे, मैप तुम्हें आता ही होगा इंडिया का। अब चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में तुम्हें मैंने 7 बहनें बता रखी है ना। 7 बहनें बताना क्या ट्रिक है? 2A 3M T और N, यही ट्रिक है ना हमारा। इनमें 2A तुमसे बड़े हैं, यानी असम भी हमसे बड़ा है और अरुणाचल प्रदेश भी एरिया में। तो कितने हमसे छोटे हैं? कौन 5 छोटे हैं? हाँ, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, ये सब हमारे पीछे हैं एरिया में, हम इनसे बड़े हैं। तो 5 ये हो गई बहनें। बस 2 ये हमसे बड़े हैं, असम और अरुणाचल। 7 तो मैंने लिख दिए। एक जो सिक्किम है ना, छोटा सा, 3 तरफ 3 देशों से घिरा, ये भी हमसे छोटा है। हो गए 8 राज्य। तो हमसे छोटे छोटों में केरल, गोवा, 5 बहनें हैं। सबको याद नहीं करने की जरूरत। 2 हमसे बड़ी हैं बहनें, असम और अरुणाचल। बाकी 5 छोटी हैं, MMM, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड, और उनके पड़ोस में सिक्किम। इसका मतलब इसके अलावा कोई राज्य पूछे वो हमसे बड़ा है, चाहे वो किसी का नाम ले लें। अपने से छोटे 8 याद हो गए। 5 बहनें उधर, 1 सिक्किम, 6, और नीचे के 2 कौन है? केरल और गोवा। आप कितने जिलों में बटे हुए हैं? 22। स्टार्टिंग में 22 जिले नहीं थे, 22 जिले धीरे धीरे बने। इनमें से, हाँ अब ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या वो मैप है संदीप? हमारे पास मैप है हरियाणा वाला, जिसमें हरियाणा मैप में है, एक बार लगा दे। हाँ, सिर्फ हरियाणा रहना चाहिए मुझे। मैप में जो बाउंड्री दिख जाए जिसमें इनको जिलों की। चलो, जब तक ये इसमें सबको लगाता है,
हरियाणा के 22 जिले बेटा एक दिन में नहीं बने। जब हम अलग हुए थे ना तो पंजाब से हमें 35% हिस्सा मिला था, आधा पंजाब नहीं मिला। कितना मिला? हाँ, उस 35% को ही हमने आज तक डिवाइड कर करके 22 जिले बना लिए। जब अलग हुए तो हमने जिले बड़े बड़े बनाए और सिर्फ 7 जिले थे। कितने जिले थे? सोचो, 7 से आज 22 बना लिए, तो हर जिले में कांट छांट हुई होगी। जींद एक ऐसा जिला है जिसमें सबसे कम कांट छांट हुई, बाकी सबके ढेरों ढेरों पीसेस। जैसे एक पिज्जा लिया, 4 पीस बनवा लो, 8 बनवा लो, 12। ये जूम हो जाएगा ना? हाँ ठीक है। देखो अब सब लोग बोर्ड पे देखो। आज पहले दिन मैप समझ लोगे तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, फिर तुम्हें सारे टॉपिक आसान दिखेंगे। इसको ध्यान से देखना। यहां से ये स्टार्ट होता है पंचकुला। ये देखो सबसे ऊपर पीले रंग में कौन सी पट्टी है? ये पंचकुला। सबसे ऊपर आपका पंचकुला है और सबसे नीचे आपका मेवात है। तो सबसे ऊपर का जिला पंचकुला, सबसे नीचे का जिला मेवात। सबसे पूर्व में ध्यान से देखो यमुनानगर है। सबसे पूर्व में एक लाइन खींचे तो यमुनानगर सबसे पूर्व में, और सबसे पश्चिम में सिरसा। तो हमारे 4 जिले उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम याद करना। ऊपर कौन सा जिला है? ये नीचे सबसे पूर्व में और सबसे पश्चिम में सिरसा। इस पूरे का डिवीजन जैसा ये दिख रहा है ऐसा नहीं था स्टार्टिंग में। ये 35% हिस्सा है। पंजाब से हमें 50% जमीन नहीं मिली। इस 35 को हमने पहले 7 बड़े टुकड़ों में बांट दिया था कि ये हमारे 7 जिले हैं। समय बीतता गया, जिले आपस में कहते कि भाई हमें अलग होना है, हमें अलग जिला बनना है, और ऐसे करते 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 आज हरियाणा में 22 जिले गिने जाते हैं। सबसे बड़ी जो एरिया वाइज अगर देखें तो सिरसा है। सबसे बड़ा एरिया किसके पास है? सबसे छोटा एरिया फरीदाबाद का है। सबसे छुटकू सा जो आपको दिखेगा फरीदाबाद। पंचकुला फरीदाबाद से बड़ा है एरिया में, तो फरीदाबाद बहुत छोटा है। लेकिन एक उल्टी बात पता है क्या है? सबसे बड़ा शहर पूछें तो वो फरीदाबाद है। आप जिले बड़े बड़े लेके बैठे होंगे लेकिन आपके शहर बड़े नहीं हैं। ये उल्टा कॉम्बिनेशन है। सबसे छोटा जिला सबसे बड़ा शहर है। जैसे सोनीपत शहर छुटकू सा है, आसपास के गांव और खेत मिला के सोनीपत बड़ा बनता है, ऐसे सिरसा है। बहुत बड़ा एरिया वन कवर करते हैं, इसको वन नगरी भी कहते हैं। शहर कहेंगे सिरसा छोटा सा है, बाकी सारे शहर छोटे छोटे हैं। कौन सा शहर सबसे बड़ा शहर है? जिसका टोटल एरिया बाकी सबके मुकाबले कम है। ऊपर की पट्टी देखो ये। हाँ, आप ध्यान से मेरी बात सुनो। मैं इसको पहले एक बार रफ में बनाती हूँ, इस तरीके से आपको समझना थोड़ा मुश्किल है। बोर्ड पे देखो और एक रफ आइडिया अपने दिमाग में रखो, फिर मैप समझना आसान होगा। हमने हरियाणा को समझने के लिए ना इसको 6 अलग अलग पट्टियों में डिवाइड कर दिया ताकि हमारे दिमाग में इनकी इमेज क्लियर रहे। सबसे ऊपर की एक बेल्ट है जिसमें 4 जिले हम ध्यान रखेंगे। सबसे ऊपर पंचकुला, पंचकुला के साइड में आता है अंबाला और यमुनानगर। यहाँ मान लो पंचकुला, इसके यहाँ अंबाला, यहाँ यमुनानगर, ये 3 हैं। इनके नीचे पड़ता है आपका कुरुक्षेत्र। ये चारों एक बेल्ट में हैं, तो ऊपर के 3 एक साथ हैं, उनके नीचे की तरफ पड़ता है कुरुक्षेत्र। धर्मनगरी है ना कुरुक्षेत्र हमारा, तो ये 4 हो गए, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। इनकी अपनी एक बेल्ट है, इनका अपना एक डिवीजन है इन 4 का। इन चारों के नीचे आ जाएं, कुरुक्षेत्र धर्मनगरी है, ये मान लो सिर है, इसके नीचे इसके 2 पैर मिलेंगे आपको, एक करनाल और एक कुरुक्षेत्र। ये अपना कैथल, ये कैथल, ये करनाल, ये दूसरी बेल्ट स्टार्ट हो गई। सबसे ऊपर की बेल्ट में कितने जिले हैं? 4। कौन कौन से? पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। अगली बेल्ट है कैथल, करनाल और पानीपत। पानीपत किससे टच होता है? ऊपर करनाल। अब वो तुम्हारी यमुना यहीं से तो बहती बहती ऐसे निकलेगी और वो ऊपर वाली ऐसे चलेगी, तो ये करनाल, कैथल, करनाल और पानीपत, ये एक बेल्ट हो गई। 2 बेल्ट पढ़ ली हमने। ऊपर वाले में कितने जिले हैं? उसके नीचे वाली में 3, दूसरी बेल्ट में 3। कौन से 3 है ये? कैथल, करनाल, हाँ 3 के हैं हरियाणा में, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र ऊपर है, वो सिर है, उसके 2 पैर हैं, एक कैथल और एक करनाल। ये दोनों कैथल करनाल एक बेल्ट में आता है, कुरुक्षेत्र ऊपर वालों की बेल्ट में है। किसकी बेल्ट में है वो?
पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, और कैथल करनाल के साथ ये कौन सा है? पानीपत। ये दूसरी बेल्ट हो गई। इसके बाद तीसरी बेल्ट जो स्टार्ट होती है आपकी, वो मान लो इन दोनों को टच करता है। यहाँ इस तरह से पतली सी पट्टी आपको मैप में दिखेगी, जिसको आप कहते हैं जींद। तीसरी पट्टी जींद से फिर आगे जाके टच हो जाते हैं दो बड़े जिले, एक फतेहाबाद ऊपर और नीचे की तरफ हिसार, ये दो, और फिर आगे जाके आपका सिरसा। ये चारों आप ध्यान से देखो, एरिया में सबसे बड़े हैं। इन चारों को देखो छोटे से हैं टोटल एरिया में, ये चारों बहुत बड़े हैं। और ये बड़े सिर्फ एरिया वाइज नहीं है, ये खेती में भी बहुत आगे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी ज्यादा, एरिया ज्यादा, जमीन ज्यादा। तो ये चार बड़े जिले जब पूछे जाएं तो जींद, फतेहाबाद, हिसार और सिरसा। यहाँ भी चार थे, यहाँ भी चार है, 8 हो गए, 3 ये बीच में थे। कितने हो गए ये? 11। यानी 3 पट्टियों में 11 जिले आ गए। ऊपर के 4 जिले कौन कौन से? पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र सिर है, 2 पैर क्या है? कैथल और करनाल। करनाल के नीचे पानीपत। फिर ये 4 बड़े जिले जींद, फतेहाबाद, हिसार और सिरसा। अब नीचे की तरफ आते हैं अगली पट्टियां, चौथी, पांचवी, छठी। चौथी पट्टी है बेटा मध्य लगभग हरियाणा की, जिसने हरियाणा के बीच का हिस्सा कवर किया। इसमें मेनली आता है सोनीपत। सोनीपत से टच होता है रोहतक, आगे जाके टच हो जाता है भिवानी, भिवानी में से ही कटा है चरखी दादरी, और इनके नीचे की तरफ आ जाता है झज्जर। ये 5 जिले हैं, सबसे ज्यादा जिले। अब तक आपने पढ़े थे 4, 3, 4, यहाँ कितने पढ़ लिए? 5। पहले भिवानी, चरखी दादरी एक था ना, लेकिन अब तो अलग अलग हैं, तो अब कितने जिले गिने जाएंगे? 5। पेपर में आ जाए किस मंडल में सबसे ज्यादा जिले हैं, तो रोहतक मंडल में। इस मंडल का नाम क्या है? क्या क्या है इसमें? सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर। इससे ऊपर बड़े सारा एरिया कवर करके कौन बैठे थे? जींद, फतेहाबाद, हिसार, सिरसा। उसके ऊपर 3 पतले पतले से कौन थे? कैथल, करनाल, पानीपत। ऊपर के 4 पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। क्लियर सबको? ये संख्या में ज्यादा है, एरिया में नहीं है। एरिया में कौन से हैं? वो जींद वाले, सिरसा वाले, वो ज्यादा। इनके नीचे अब 2 पतली पतली पट्टी आएंगी और आपका हरियाणा खत्म। इनमें से एक पट्टी के 3 जिले हैं, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। कौन से हैं? हाँ, ये तीनों बिल्कुल ऐसे लाइन में दिखेंगे, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। उसके नीचे के 3 आएंगे पलवल, मेवात और ये फरीदाबाद। पहले फरीदाबाद आएगा नीचे, फरीदाबाद, पलवल और नूह। नूह इसका कई साल पहले नाम बदल दिया ना, मेवात का ही तो नाम नूह कर दिया। ये हैं आपके, तो नीचे की पट्टियां हैं छोटी छोटी सी एरिया में, लेकिन ये घनी बसी हैं, क्योंकि आपके हरियाणा की सबसे ज्यादा आबादी रहती है कहाँ पर? गुड़गांव, फरीदाबाद की बेल्ट में, और वो दोनों देखो इसी के पार्ट हैं। तो ये एरिया में छोटे हैं, आबादी बहुत ज्यादा। उधर वो बड़े बड़े थे ना जिनके चारों के, उनकी आबादी में 1-2 ज्यादा हैं, लेकिन अगर एरिया कंपेयर करो तो इनका एरिया बहुत छोटा है, पर आबादी बहुत ज्यादा लेके बैठे। 18 लाख थी पिछली बार इसकी फरीदाबाद की, फिर 17 लाख, 16 लाख, 15 लाख। तो ये मेन जो हिस्सा है ना पैसा कमाने वाला, वो ये वाली बेल्ट है, खासकर ये दोनों गुड़गांव और फरीदाबाद। बहुत मोटी कमाई यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया भर के विश्व स्तर के बड़े बड़े बिजनेस जो फैमिलीज हैं, उन लोगों ने अपने काम धंधे MNCs के रूप में यहाँ डाल रखे हैं। लगातार पैसा कमाने का सबसे बड़ा साधन हरियाणा में 2 शहर हैं, एक गुड़गांव और एक फरीदाबाद। अब तो खैर आने वाले टाइम में सोनीपत, झज्जर बहुत उभर रहे हैं, लेकिन अगर कहें ज्यादा कमाई का हिस्सा तो ये दोनों हैं। अब हम लोग इसको मैप में देख लेते हैं, बहुत आसानी से तुम्हें समझ में आएगा। OPS में निकलेगा ना, ये देखो अब बोर्ड पर। अब ये पूरा मैप क्लियर होगा। सबसे पहले ऊपर के 4 देखो कौन कौन से हैं? पंचकुला, हाँ इनको देखो थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं ताकि ये हमारे दिमाग में रह जाए। ये देखो ये 4, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। अब ध्यान से देखना, पंचकुला की सीमा कुरुक्षेत्र से टच नहीं होती। पंचकुला आपका एक ऐसा एरिया अकेला जो आपकी राजधानी को टच करता है। राजधानी कहाँ स्थित है आपकी? पंजाब में, लोकेट तो पंजाब में है। हरियाणा का सिर्फ कौन सा जिला टच करता है? पंचकुला। पंचकुला में पूरी पहाड़ियां हैं शिवालिक की, यहाँ, यहाँ और यहाँ फैली है। वो शिवालिक की जो मैंने पहाड़ियां बनाई थी ना, वो इस एरिया में है।
हाँ, तो ये 4 आपको ध्यान रखने हैं। सबसे ऊपर पंचकुला, फिर उसके थोड़ा नीचे आते ही अंबाला और इस तरफ आते ही यमुनानगर। इन दोनों को टच करता है कुरुक्षेत्र। ये चारों एक डिवीजन का पार्ट है। कौन सा डिवीजन है ये? अंबाला। इस डिवीजन का, इस मंडल का नाम है अंबाला। क्लियर हो गए चारों? ये सिर्फ राजधानी से कौन टच है? और पंचकुला किससे सीमा लगती है? देखो, अकेला है जो उससे टच है राजधानी से, और अकेले की सीमा बस एक से लगती है। ऐसा आपको आगे जाके सिरसा भी मिलेगा जिसकी सीमा सिर्फ एक से लगती होगी। तो देखो लोकेशन देख लेना, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। अंबाला को देखो, पंचकुला से भी टच है, यमुनानगर से भी, कुरुक्षेत्र से भी अंबाला टच है। ये एक पट्टी पूरी हो गई। दूसरी पट्टी पे आ जाओ, ये रही, देखो ये रही। इसमें कौन कौन आएगा? कैथल, करनाल, पानीपत। अगर हम कुरुक्षेत्र को सर मान लें तो ये उसके 2 पैर मान लेते हैं, कैथल और कुरुक्षेत्र, ये करनाल। इनके नीचे क्या आ गया? ये दूसरी बेल्ट है। किसकी बेल्ट बोलते हैं इसको? करनाल। जैसे ऊपर वाली का नाम था अंबाला, इसका नाम क्या है? करनाल। तो अंबाला डिवीजन में कितने हैं? 4। करनाल डिवीजन में कौन से हैं? करनाल में कैथल, करनाल, पानीपत। अंबाला के 4 बताना? पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। तीसरी बेल्ट, सबसे बड़ा एरिया, ये देखो, ये देखो। मुझे इसको छोटा बनाना पड़ेगा तब ये विजिबल होगा थोड़ा। ये देखो, यहां से देखो, ये जींद है ना, जींद से आगे देखो हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, ये 4 इकट्ठे हैं। ये बेल्ट कहलाती है। किसका हिस्सा बोलते हैं इसको? कौन सी बेल्ट? हिसार। तो हिसार डिवीजन में कितने जिले हुए? 4। सबसे पश्चिम में तुम्हारा सिरसा। सिरसा से ध्यान से देखो, सिर्फ एक जिला, इतना बड़ा सिरसा, और टच है सिर्फ एक जिले से। किससे? फतेहाबाद। सेम ऐसे ही जैसे ऊपर कौन था? पंचकुला। किससे टच था? अंबाला। ये देखो, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जींद। जींद को बहुत ध्यान से देखो। जींद का एक रिकॉर्ड है, हरियाणा का सिर्फ इकलौता जिला जो अंदर ही अंदर 7 जिलों के साथ टच है, सीमा बनाता है। सिर्फ एक जिला है जो 7, देखो बाउंड्री तो सबकी बनती है, 1 से 4 से 5 से, इसकी कितनों के साथ है? 7। तो हरियाणा का वो जिला जो इकलौता 7 जिलों को टच करता है, कौन सा जिला है वो? जींद। ध्यान से बोर्ड पे देखो, फतेहाबाद। अब हम जींद को पढ़ रहे हैं स्पेशल, बोर्ड पे देख के समझना, नहीं तो बाद में याद नहीं रहेगा। यहां से देखो कौन टच है? ये देखो, ये बाउंड्री पिंक कलर के साथ, ये कौन है? कितनी लंबी बाउंड्री है हिसार के साथ। ये देखो छोटी सी बाउंड्री, रोहतक। रोहतक और फतेहाबाद की बाउंड्री छोटी है, किसकी लंबी बाउंड्री है? आगे बढ़ते हैं, रोहतक के बाद देखो सोनीपत भी टच है, सोनीपत भी। इसके आगे पानीपत, फिर देखो करनाल भी टच है और कैथल भी। तो कितने जिले टच हैं? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो पेपर में पूछेगा कौन से 7 जिले, वो तुम्हें फंसाएगा। तो हमें 7 जिले याद रखने हैं। कौन कौन से हैं बताना? हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसके साथ 7 जिले टच होते हैं, जींद है, बाकी कोई जिला नहीं है। ये शुरुआती दिन से था, ये 1 नवंबर 1966 से था, पर तब ये बाकी इतने पड़ोसी नहीं थे, ये सब टाइम के साथ साथ बने हैं। अब देखो ध्यान से, इन चारों की बेल्ट सबसे ज्यादा एरिया कवर करते हैं ये। अगर पूरे मैप को ध्यान से देख पाओ तो देखो कितनी बड़ी पट्टी इनकी है, कितने जिलों की। अब इसको ऊपर के 4 जिलों से कंपेयर करना, कौन कौन थे वो? पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। अब ये 4 कौन से हैं बड़े बड़े? जींद, फतेहाबाद, हिसार। इनके बीच में पतली पट्टी किसकी आई थी, वो पैर वाली? कैथल, करनाल, पानीपत। 3 पट्टियां पूरी पढ़ ली। अब ध्यान से देखना, मध्य, एक बार मैं इसको छोटा बनाती हूँ। देखो देखो बोर्ड पर, ये हिस्सा मध्य है, ये वाला। कुछ हिस्सा जींद का भी इसमें आता है, लेकिन हम यहाँ ऐसे अलग अलग डिवीजन पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं जींद की बात नहीं करूंगी। आप चलते हैं, सबसे ज्यादा नंबर जिसके पास हैं, कौन सा है वो? ये रहा, ये बेल्ट देखो। इसमें सबसे ऊपर क्या है? रोहतक। रोहतक से सीमा इस तरफ देखो सोनीपत की, हमें ये देखने हैं, ये 5। रोहतक से सीमा किसकी लगती है? पहले सोनीपत, फिर रोहतक। यहाँ क्या गया? इसमें से क्या अलग हुआ? और इनके नीचे क्या है?
ध्यान से देखो झज्जर को, सोनीपत से भी टच है, रोहतक से भी, चरखी दादरी, इस बेल्ट में, नीचे की बेल्ट की बात नहीं कर रही। तो ये पूरी बेल्ट 5 जिले लेकर बैठी है। और हरियाणा में सबसे ज्यादा जिले किस मंडल में गिने जाएंगे? ये चौथा मंडल पढ़ लिया तुमने। ऊपर वाले में थे 4, उसके बाद थे 3, फिर थे 4, अब पढ़ लिए 5। इस मंडल में एरिया ज्यादा नहीं है, लेकिन जिलों की संख्या इसकी 5 है। इसमें क्या क्या याद रखना है? सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर। इसके नीचे आ जाओ। अब देखो छोटा सा हरियाणा का हिस्सा, छोटी बेल्ट है, 3-3 जिले लेकर बैठे हैं, लेकिन आबादी बहुत ज्यादा और पैसा बहुत ज्यादा। टैक्स का 50% हिस्सा सिर्फ ये 2 जिले। बेटा क्लास में ध्यान से पढ़ना, ये 2 जिले पे कर देते हैं, एक फरीदाबाद और एक गुड़गांव। ध्यान से देखो, गुड़गांव से लगता, रेवाड़ी से लगता, ये एक पूरी पट्टी हो गई। बताओ क्या क्या नाम है इनके? गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। नीचे की पट्टी पे आ जाओ, फरीदाबाद, पलवल, मेवात पुराना नाम था, अब नया नाम नूह। बोर्ड पे ध्यान से देखना, ये जो बीच में देख रहे हो ना, ये दिल्ली है, ये भारत की राजधानी है दिल्ली। और हम यानी हरियाणा दिल्ली को 3 डायरेक्शन में घेर के बैठे हैं। दिल्ली का सिर्फ ये हिस्सा हमसे टच नहीं है, ईस्ट। हमने दिल्ली को 3 दिशाओं में घेर रखा है, उत्तर में भी, पश्चिम में भी और दक्षिण में भी, 3 दिशाओं में। सिर्फ ईस्ट में हम नहीं है, पूर्व में। और हमने 4 जिले दिल्ली को चारों तरफ, 3 तरफ से 4 जिलों से घेर रखा है। ध्यान से देखो, ऊपर क्या है दिल्ली के? सोनीपत। दिल्ली के साइड में क्या है? दिल्ली के इस तरफ और नीचे की तरफ। तो पूछे कितने जिले दिल्ली से लगते हैं? 4। सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद, चारों की लोकेशन तुम्हें पता है। बोर्ड पे बहुत ध्यान से देखो, रोहतक आपके राज्य का और अब चरखी दादरी भी 2 ऐसे जिले हैं जो बाहर किसी पंजाब, यूपी या राजस्थान या दिल्ली या चंडीगढ़ को टच नहीं करते। पूरा हरियाणा कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ टच है। सिर्फ ये 2 हैं। रोहतक को देखो, चारों तरफ से अपने आप से घिरा है, बाहर से टच नहीं है। कुछ लोग कहेंगे दिल्ली से, देख लेना बोर्ड पर, समझ लेना, दिल्ली से देखो इसकी सीमा टच नहीं है। दिल्ली से टच है ये 2, सोनीपत और झज्जर। रोहतक की बेल्ट देखो यहाँ खत्म हो गई है, रोड जाता है, लेकिन फिर वो बाउंड्री किसकी मानी जाती है? या तो वो सोनीपत की होगी या झज्जर। तो हरियाणा के कितने जिले बाहर टच नहीं है किसी से? ये सिर्फ इंटरनल बाउंड्री बनाते हैं। एक तो रोहतक, दूसरा देखो ये रहा, पहले भिवानी जो था ना वो तो टच था। चरखी दादरी जब काटा तो देखो कैसे काटा, यहाँ ध्यान से देखो, ये देखो राजस्थान से पहले बंद हो गया। ये राजस्थान को टच नहीं करता, अंदर ही अंदर टच कर रहा है सारों को। देखो बस ये खत्म। तो ना तो ये दिल्ली से लगा, ना ये चंडीगढ़ से लगा, ना ये राजस्थान से, यूपी से या पंजाब से। तो हरियाणा के कितने जिले बाहरी सीमा के साथ टच नहीं है? 2। कौन कौन से? रोहतक और चरखी दादरी। हरियाणा का सबसे बड़ा एरिया में कितने जिलों से टच है तुम्हारे? नहीं, अपने यहाँ कितने जिलों से? ये देखो ना, अभी मैंने बताया था, ये सिर्फ 1 से टच है। ये देखो सिरसा सिर्फ किससे लगता है? फतेहाबाद से, सिर्फ फतेहाबाद। ऐसा एक और जिला बताना, पंचकुला, किससे टच था? तो ये एक जैसे हैं, पेपर में परेशान करेंगे। 2 जिले जो किसी से सीमा नहीं लगाते, रोहतक और चरखी दादरी। एरिया में सबसे बड़ा और एरिया में सबसे छोटा, लेकिन सबसे बड़ा शहर। ठीक है, बताओ कितने मंडल हैं? 6। किस मंडल में सर्वाधिक जिले हैं? और किस मंडल? 3 मंडल बताओ जिनकी संख्या 3-3-3 है। करनाल, गुड़गांव और ये वाला कौन सा मंडल है? ये फरीदाबाद। फरीदाबाद मंडल में कुल 3 जिले, गुड़गांव मंडल में 3 जिले और करनाल मंडल में 2 बताना। 4-4 वाले अंबाला और हिसार, और 5 वाला इकलौता जिला रोहतक। रोहतक के 5 जिले बताओ। सोनीपत, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी। 3 जिले करनाल की बेल्ट के बताना, कैथल, करनाल, पानीपत। 3 फरीदाबाद की बेल्ट के, फरीदाबाद, हाँ फरीदाबाद, पलवल, मेवात या नूह। और 3 गुड़गांव के, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। अब जिसके दिमाग में ये मैप है ना, उसको दिक्कत नहीं आएगी जब हम आगे पढ़ेंगे। अगर मैप नहीं आता तो तुम आगे जाके फंस जाओगे। मैप क्लियर हो गया सबको? बताओ कैसे नेचुरल तुम लोग अलग हो पंजाब के साथ? कौन सी नदी है?
यहाँ से यहाँ तक घग्गर तुम्हें अलग कर देती है पंजाब से। यहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ तक फैली है वो, फिर नीचे तक फरीदाबाद, यहाँ से निकलेगी। तो फिर वो तुम्हें किससे अलग करती है? यूपी। सिरसा से लेके तुम्हारी मेवात तक की बेल्ट राजस्थान, ये सबसे लंबी पट्टी है। कितनी? 1262 वर्ग किलोमीटर। दो तुम्हें यहाँ दिखाई नहीं देंगे, इस तरफ हिमाचल, और बहुत थोड़ी बाउंड्री किसकी? उत्तराखंड की। कितने किलोमीटर? 11। दिल्ली को तुमने कितनी डायरेक्शन में घेर रखा है? डायरेक्शन पूछेंगे तो 3। किस डायरेक्शन में तुम नहीं हो? तुम पूर्व में नहीं हो, ईस्ट में नहीं हो। 4 डायरेक्शन होती है ना न्यूज की, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। बस तुम ई में नहीं हो, ई मतलब ईस्ट में। तुम्हारे कितने जिले दिल्ली को घेरे बैठे हैं? 4। सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव और फरीदाबाद। हमारे 4 जिले 3 डायरेक्शन में बैठे हैं। अब वो जानबूझ के तुम्हें दुखी करने के लिए कहेंगे बताओ दक्षिण पश्चिम में तुम्हारा कौन सा जिला है दिल्ली के साथ लगता हुआ? दक्षिण पश्चिम का मतलब समझो, ये इसकी बात कर रहे हैं। देखो ऐसे अगर ड्रॉ कर लो, ये उत्तर की तरफ, ये पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण, तो थोड़ा सा घुमा सकते हैं तुम्हें। अगर तुम्हें मैप याद है ना तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। 2 जिले बताओ जो एक एक जिले को टच करते हैं। पंचकुला और सिरसा। पंचकुला किससे लगता है? और सिरसा सिर्फ फतेहाबाद से। 2 जिले बताओ जो कहीं टच ही नहीं होते बाहर। रोहतक और चरखी दादरी। और सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला, बाउंड्री बनाने वाला जींद। कितने जिलों के साथ? बताना कौन से 7 जिले हैं? अब ऐसे याद रखना बहुत मुश्किल है, इसको ऐसे याद कर लो ट्रिक से। बोर्ड पे देखो वरना याद नहीं होगा। इसको ऐसे याद कर लो, हरियाणा, HR मतलब हरियाणा का SP, SP कोई SP इतना दोस्त है सत्य प्रकाश या कोई भी, हरियाणा का SP क्या क्या फेंकता है, बहुत झूठ मारता है। कोई हरियाणा का कोई SP है जो बहुत ही झूठ मारता है, तो हमने याद कर लिया हरियाणा का SP क्या क्या फेंकता है। H का मतलब कौन होगा? हिसार। R मतलब रोहतक, S सोनीपत, P पानीपत। ये के अपना दिमाग दौड़ाओ, ये पैर होंगे, ये सिर नहीं हो सकता, तो ये होंगे करनाल और कैथल, क्योंकि कुरुक्षेत्र तो ऊपर रहा होगा। और ये क्या है? फतेहाबाद। तो ये 7 जिले हमें याद करने हैं। हरियाणा का SP क्या क्या फेंकता है, बहुत झूठ मारता है हरियाणा का SP। कितने जिले घेर कर बैठा है? 7। H का मतलब R, ये 2 के क्या हैं? कैथल और करनाल। जिसको मैप याद है उसको पता है के का मतलब कुरुक्षेत्र नहीं, क्योंकि कुरुक्षेत्र तो ऊपर था, 2 पैर थे कैथल और करनाल। F फरीदाबाद हो सकता है ये? नहीं, क्योंकि जींद तो ऊपर है। क्या है ये? फतेहाबाद। ठीक है, अब तुमने आज एक बेसिक से समझ बना ली। आज किताबें ले ली सब लोगों ने? हाँ, बुक्स ले लेना बेटा। 3 महीने का कोर्स है ये, जिसको हम ढंग से पढ़ेंगे तो हमारा इजीली पेपर इतना कर लेंगे कि दिक्कत ना आए। सितंबर तक ये सिलेबस मैं अपने आप पूरा कराने की कोशिश करूंगी। जितना पढ़ाऊं उसको घर जाके बस पढ़ लेना, उतने में तुम्हारा काम चल जाएगा। हरियाणा जी के टफ नहीं है। चलो अब कल मिलेंगे दूसरी क्लास में।